ड्रामा सीरियल नफरत आखिरी किस्त। किसी ने लाश पर से कफन हटाया, उसे लगा वो उसे देख नहीं पाएगी। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसी पल वो खुद से इंकशाफ कर रही थी कि सिकंदर से उसे जितनी नफरत सही, लेकिन वो उसका आखिरी दीदार नहीं कर सकती। लेकिन उसने चेहरा घुमाया और देखा, ये क्या हो गया? कहानी का इख्तिताम बदल गया। पूरी कायनात जैसे रुक गई थी। वो लाश सिकंदर की नहीं बल्कि आगा जान की थी। वो सदमे से उन्हें देखती रही, जैसे सांसें फिर से जुड़ने लगी थी। वो तेजी से भागकर जनाजे के पास आई थी। बेचारे ने आज सुबह ही खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इलेक्शन में हार को उन्होंने दिल पे ही ले लिया। एक औरत दूसरे औरत को बता रही थी, उसे आगा जान की मौत की खुशी नहीं थी। भले ही उनकी जिंदगी में उसने उनसे कुछ शिकवे, कुछ इख्तलाफात रहे हों, लेकिन वो मुर्दा लोगों से दुश्मनी निभाने के कायल न थी। आज आगा जान की जिंदगी का सूरज डूब चुका था। हमेशा हुक्मरानी करने वाला शख्स आज चार कंधों का मोहताज था। औरतों पर रोब, हुक्मरानी सब यहीं रह गया। बचपन से जो आगा जान की हुकूमत देख रही थी, आज उसका भी इख्तिताम हो चुका था। सामने सिकंदर आंखों में आंसू छुपाए खड़ा था। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसका दिल जाने कुछ अजीब अंदाज में क्यों धड़का। वो उसकी दुश्मन थी। उसे जिंदा देखकर उसको गम होना चाहिए था, तो वो खुश क्यों हो रही थी? आगा जान के जनाजे को घर के आंगन से निकालकर बाहर ले गए। हुक्मरानी की एक और कहानी मनो मिट्टी तले चली गई। किसी और की बादशाहत का सूरज डूब गया। बेशक जवाल है हर उरूज को। आगा जान की मौत को एक हफ्ता गुजर चुका था। जिंदगी एक बार फिर से उसी रूटीन में आ चुकी थी, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। आगा जान की मौत के बाद ताया जान बिल्कुल संजीदा हो चुके थे। अपना रोब और दबदबा सब कुछ आगा जान साथ लेकर चले गए थे। उन्हें शायद आगा जान की मौत का कुछ ज्यादा ही दुख था, लेकिन घर के बाकी किसी अफराद के चेहरे पर उसने कुछ खास उदासी नहीं देखी, सिवाय सिकंदर के। वो शायद उदास था या फिर संजीदा, वो समझ न सकी। लेकिन उसने दोबारा सिकंदर की पहले की तरह न कभी रोब झाड़ते देखा, न ही गुरूर करते, न कभी किसी हद से ज्यादा बोलते देखा। वो पहले की तरह खुद पर ध्यान देना छोड़ चुका था। कपड़े 2 दिन तक नहीं बदलता था, शेव भी हफ्तों बाद करता। शायद आगा जान की मौत ने उसे तोड़ दिया था, या इलेक्शन में हार ने। बहरहाल सिकंदर में जो अनोखी और सबसे बड़ी तब्दीली आई थी, उसने दोबारा कभी उससे बात नहीं की। यहां तक कि जब कभी उसका सामना होता, वो इधर उधर से निकल जाता, या वो अगर कहीं होती तो वो उस जगह से कभी ना आता, या वो किसी ऐसी जगह चली जाती जहां सिकंदर मौजूद हो तो वो उसी वक्त वहां से उठकर चला जाता। उसका रवैया बिल्कुल उलझन भरा था। वो जब उस घर से गई तो उसी सिकंदर को छोड़कर गई थी, जो हुक्म चलाने वाला और रोब दिखाने वाला था, और जब लौट कर आई तो एक नया इंसान था। लेकिन उसे सिकंदर से नफरत होनी चाहिए थी। वो शकील उर रहमान का कातिल था, लेकिन वो उससे खास नफरत भी नहीं कर पा रही थी। गो के वो उससे बदला ले चुकी थी इलेक्शन में हराकर, और यह बदला बहुत ही बड़ा था। फिर भी उसे यूं नफरत खत्म नहीं करनी चाहिए थी। सादिया बेगम को आगा जान की जिंदगी में जो टेंशन थी, अब वो खत्म हो चुकी थी। एक बार फिर उन्होंने खुद को उसी घर का हिस्सा समझना शुरू किया और घर के मामलात में हिस्सा लेने लगी। गो के ताई भी अब तक नाराज थी, लेकिन सादिया बेगम को अब उनकी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो कमरे में अम्मी से बातें कर रही थी, जब सोबिया भाभी ने आकर उससे कहा कि ताया जान उन्हें बुला रहे हैं। वो अम्मी के साथ नीचे गई, जहां ताया और सिकंदर भी बैठा था। आए बैठे भाभी। सादिया बेगम को झिझकते हुए सोफे पर बैठ गई। वो भी उनके पास बैठ गई। सिकंदर संजीदगी से सर झुकाए बैठा था। ये ले, उन्होंने कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाए। यह आप लोगों का हिस्सा है। उसने कुछ हैरानगी से कागजात ले लिए थे। इशरत, हमें आपका हिस्सा नहीं चाहिए था, वो बस आगा जान की जिद थी।
हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने पुराने ख्यालों में कैद रहे। आप लोग चाहें तो अपना हिस्सा बेच दें या चाहें तो यहीं रहें, उन्होंने संजीदगी से कहा। तब अम्मी ने कहा वो अपना हिस्सा बेचने की बजाय वहीं रहना चाहती हैं। उसे ताया जान के बदले हुए अंदाज ने काफी हैरान किया था और उनके इंकशाफ ने भी कि उन्होंने आगा जान को समझाने की बहुत कोशिश की, यानी कि ताया जान भी उनके पुराने ख्यालात से किसी हद तक तंग थे। सादिया बेगम बहुत खुश थीं और पहली बार उन्होंने इशरत को बहुत प्यार से गले लगाया था। शायद वो आवाज ना उठाती तो ऐसा कभी मुमकिन ना होता। जब वो किचन में गई थी अपने लिए चाय बनाने, उसी वक्त सिकंदर भी किचन में आया था, लेकिन उसे देखकर फौरन वापस पलट गया और वो उसके इस रवैये पर हैरान रह गई। वो ऐसा क्यों कर रहा था? आखिर वो पहले की तरह उससे ये क्यों नहीं कहता दुपट्टा सर पर लो, मुझसे नजरें झुकाकर बात करो, वगैरह वगैरह। और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं? वो तुम्हारा दुश्मन है इशरत, कभी ना भूलो, उसने खुद को याद दिलाया। चूल्हा जलाकर उसने चाय की केतली रख दी। ताई भी किचन में शायद रात का खाना बनाने आई थी और उसे नजरअंदाज करके फ्रिज से कुछ निकालने लगी। वो इनसे अभी तक गुस्सा थी और वो भी उनकी नाराजगी को खास अहमियत नहीं देती थी, लेकिन पहली बार उनको देखते हुए एहसास हुआ कि अब ये दूरियां खत्म होनी चाहिए, इसलिए उसने पहल की थी। चाय पिएंगी ताई? ताई ने हैरानी से उसे देखा। नहीं, उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। पी ले, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूं, वो उनको मनाने के लिए मुस्कुराते हुए कह रही थी। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकती हो। उनका गुस्सा कम ना हुआ। वो करेले काट रही थी। अब ऐसी भी क्या नाराजगी ताई, मेरा दिल करता है तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं कभी, वो दांत पीस कर बोली। आप अनम की वजह से नाराज है ना? ताई ने कोई जवाब ना दिया। अगर आप इस वजह से नाराज हैं तो आप बहुत ज्यादती कर रही हैं ताई। अनम को उस घर से भगाना मेरा एहसान था, गुनाह नहीं। ताई ने हाथ रोककर हैरत से उसे देखा। वो भी चाय छोड़कर पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या आगा जान और आप लोग सही कर रहे थे अनम के साथ? एक ऐसे लड़के से शादी कर रहे थे जिसे उसने देखा तक नहीं था और वो नशा भी करता था। ये मुझे बाद में पता चला। अनम आपकी सगी बेटी थी। क्या एक मां अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है? ताई खामोशी से उसकी बात सुनती रही। आप जानती हैं मैं सही कह रही हूं। आप ये भी जानती हैं कि अनम को इस दलदल से निकालकर मैंने अच्छा किया था। फिर भी आपकी अना आपकी जिद नहीं मानी। आप सोचे, एक नशा करने वाले के साथ क्या अनम खुश रह सकती थी या आप खुश रह सकती थी? सिर्फ इसलिए कि वो आगा जान का फैसला था और आप कभी उन फैसले को रद्द नहीं कर सकती, इसलिए अनम को जहन्नम में धकेल रही थी। ताई की आंखों से 2 आंसू के कतरे गिरे थे। उसने अपना हाथ ताई के हाथ पर रखा। यह वो जमाना नहीं है और ना ही बेटियां भेड़ बकरियां होती हैं कि आप उन्हें किसी को भी दे दो, वो उन्हें नरमी से समझा रही थी। मैं मजबूर थी, आगा जान के फैसले के खिलाफ जाती तो वो मुझे मार देते और तुम्हारे ताया तलाक दे देते। ताई ने पहली बार रोते हुए इंकशाफ किया। दूसरों को मारने वाला आज मिट्टी तले सो रहा है ताई। अब आप आजाद हैं। अपने बच्चों के फैसले आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। अब अनम को घर ले आएं और उसे कबूल करें। आगा जान भी नहीं रहे, ताया बाप है अनम के, वो जरूर कबूल करेंगे। क्या तुम्हारी बात होती है अनम से? ताई ने बेताबी से पूछा। हाँ, तकरीबन हर दूसरे दिन, और वो अब प्रेग्नेंट भी है। ताई रोते रोते मुस्कुराई। मेरी उससे बात करवा दो इशरत। चलें कमरे में। वो दोनों किचन से निकलकर कमरे में आई। आप जब उसको इतना खुश देखेंगी तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। उसने ताई को वीडियो कॉल मिलाकर दी। वो घंटों अनम से बातें करती रही, रोती रही, शिकवे शिकायतें करती रही। यही हाल अनम का भी था। वो वहीं सोफे पर बैठी रही। कॉल के बाद वो ताई के पास रही, उनसे बातें करती रही। एक बार सिकंदर भी अचानक उनके कमरे में आया था, लेकिन उसे कमरे में देखकर और अपनी मां के साथ हंसते देखकर हैरान हुआ था। आओ सिकंदर, मैं बाद में आता हूं, संजीदगी से कहकर वो बाहर निकल गया। उसने सोचा नहीं था वो भी वहां हो सकती है। अगली बार पोर्च में वो दोनों टकराए।
और वो संजीदगी से वहां से निकल गया। और एक दिन जब वो लॉन में ताई के साथ बैठा था तो वो ताई के लिए चाय बनाकर ले गई, लेकिन वो फौरन वहां से चला गया। उसे तजस्सुस था कि आखिर इसके रवैये के पीछे क्या वजह हो सकती है, वो क्यों कर रहा है ऐसा। अलबत्ता उस दिन के बाद ताई के साथ उसकी और सादिया बेगम की सारी नाराजगियां खत्म हो गई और वो एक बार फिर मोहब्बत से रहने लगे। और एक नई बात यह हुई कि ताई ने ताया के सामने अनम को घर लाने की बात की, जिस पर ना वो गुस्सा हुए और ना उन्होंने कोई नाराजगी दिखाई। बस इतना कहा, जो तुम्हारी मर्जी। वो रात उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी। जिंदगी के कुछ पहलू कितने अलग होते हैं, कुछ चीजें जो हमें नजर नहीं आती हकीकत में कितनी मुख्तलिफ होती हैं। कभी कभी इंसान चेहरों को पढ़ने में गलती कर जाता है, समझ में नहीं आता जो इंसान के चेहरे पर लिखा है उसके दिल में कुछ बरक्स भी होता है। वो जोया की सालगिरह पे आई हुई थी। सादिया बेगम ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि 10 बजे से पहले वापस आ जाना, लेकिन जल्दी की कोशिश में 11 बज गए। अब उसे घर से निकलने में वो पहली जैसी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता था। सिकंदर ने तो उसकी जिंदगी में दखल देना ही छोड़ दिया था। 12 बजे बड़ी मुश्किल से जोया से जान छुड़ाकर बाहर आई। घर वो पहले ही कॉल कर चुकी थी कि कोई उसे पिक करने आए, और अब आधा घंटा गुजर चुका था। अब तक किसी को आ जाना चाहिए था उसे वहां से ले जाने के लिए, लेकिन उसे लेने सिकंदर आएगा यह उसने कभी नहीं सोचा था। उसने गाड़ी लाकर उसके बिल्कुल पास रोकी, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। वो कुछ पल उसे देखती रही, जो संजीदगी से मुंह दूसरी तरफ करके बैठा था। फिर वो गाड़ी में बैठ गई। उसने संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट की। वो ये हरगिज नहीं भूल सकती थी कि ये वही शख्स था जिससे वो शदीद नफरत करती थी, जिसने शकीलुर रहमान का एक्सीडेंट करवाया था। बड़ी संजीदगी और खामोशी से गाड़ी चलाता वो शख्स एक कातिल था, जिसे देखकर ही उसे नफरत हो रही थी। उसने चेहरा बाहर की तरफ मोड़ लिया। सड़क पर जलने वाली रोशनियां अब कदरे कम होने लगी थी। वो सर गाड़ी की पुश पर टिकाकर बैठ गई और हाथों की चूड़ियों से खेलने लगी। आम रूटीन में वो चूड़ियां नहीं पहनती थी, आज खास जोया की सालगिरह के फंक्शन के लिए पहने थे। उसने 5 मिनट के सफर में दूसरी बार नजर उठाकर उसे देखा था, लेकिन उसकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि उसके साथ गाड़ी में कोई और भी सफर कर रहा है। अभी घर तक काफी सफर बाकी था, इसलिए वो आंखें बंद करके सर टिकाकर बैठ गई। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। उसकी आंखें और दिमाग बंजर हो चुकी थी। वो काफी थक चुकी थी और अब इसे आराम की जरूरत थी। जाने की उसने एक बार फिर आंखें खोलकर उसे देखा। बैक व्यू मिरर से सिर्फ उसकी संजीदा होठ नजर आ रहे थे। उसने आंखें एक बार फिर बंद कर ली। गाड़ी अब रोड से हटकर कदरे सुनसान रास्ते पर निकल पड़ी थी, जहां ट्रैफिक की आमद बहुत कम थी। वो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थी, बिना उसे कोई अहमियत दिए, जैसे वो उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा झटका खाकर गाड़ी रुक गई। उसने तेजी से आंखें खोलकर सामने देखा। वो गाड़ी में चाबी घुमा रहा था। वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। वो बार बार चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4-5 दफा कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। यह चीज उसके लिए गैर मुतवक्के थी। अपनी तरफ से वो यही समझी थी कि शायद पेट्रोल वगैरह या इंजन में कोई मसला है। कुछ वक्फे के बाद वो गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछली तमाम कोशिशों की तरह उसकी यह कोशिश भी बेकार गई। वो गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर निकला और जाकर बोनेट खोलने लगा। वो हेडलाइट की रोशनी में उसके संजीदा भैंचे हुए होंठ देख सकती थी। वो बोनेट खोले काफी देर तक इंजन के साथ उलझा रहा, लेकिन कुछ फायदा हासिल ना हुआ। वो उसे वहीं कार में से देख रही थी और अब थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी थी उसे। वो ज्यादा देर अंदर न बैठ सकी और बाहर निकल आई उसके पास। क्या हुआ? यह उन दोनों के दरमियान पहला जुमला था। शायद इंजन में कोई खराबी हो गई है, वो संजीदगी से इंजन को देखते हुए कह रहा था। उसने उकताकर उसे देखा। जहां वो खड़े थे वो एक सुनसान मोड़ था, जहां हर 10 मिनट बाद भी बड़ी मुश्किल से कोई ट्रैफिक गुजरता। सामने स्ट्रीट लाइट्स थी और एक लाइट के नीचे लकड़ी की एक बेंच रखी हुई थी। रहने दो, तुमसे नहीं होगा, किसी मैकेनिक को बुला लो,
उसने संजीदा चेहरे के साथ एक नजर उठाकर उसे देखा जरूर था, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो जब तुम्हें मालूम है तुमसे नहीं होगा? अब की बार वो कोफ भरे लहजे में बोली। मैं देख रहा हूं, वही संजीदा जवाब। वो एक बड़े से प्लास का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो जानती थी उससे होना कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम बनाते रहो, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जाकर कोई टैक्सी ढूंढती हूं, वो गुस्से से बोली। इतनी रात को कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, उसने मध्यम मगर तहम्मुल भरा जवाब दिया। तो मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन यहां तुम्हारे साथ बेकार में टाइम जाया नहीं कर सकती, वो किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली और जाने के लिए मुड़ी जब सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिद ना करो, तुम जानती हो इतनी रात को कितना खतरा हो सकता है, वो एक बार संजीदा तहम्मुल भरे लहजे में कह रहा था। हाथ छोड़ो मेरा। सिकंदर ने हाथ छोड़ दिया। तुम समझते क्या हो खुद को? जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं, वो अपने अजली मुंह फट लहजे में बोली। बीच के सारे फासले जैसे खत्म हो गए। वो उसके लिए वही सिकंदर था जो शकील रहमान से शादी से पहले था, जिससे वो नफरत करती थी और उस नफरत का बरमला इजहार भी करती थी। मैं तुम्हें इसी तरह जाने नहीं दे सकता। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन आवाज तेज हो चुकी थी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम एक कातिल हो, तुमने शकील रहमान का कत्ल किया है। जाने ये कौन सा मौका था ये बात कहने का, लेकिन जो बात उसके दिल में थी वो जुबान पर आ ही गई। वो मजीद इस बात को दिल में न रख सकी। सिकंदर बेयकीनी और हैरत से उसे देखता रहा। तुम्हें क्या लगा तुम कत्ल करोगे और बच जाओगे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, वो उस पर चिल्लाई। सिकंदर ने उसकी बातों पर गौर करना छोड़ दिया। वो बोनट उठाए कुछ जोड़ने में मसरूफ था। तुम्हें हिसाब देना होगा, वो उसके पास खड़ी चिल्ला रही थी, लेकिन वो उसी बोनट में मसरूफ था जैसे उसे सुन ही ना रहा हो। तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी कभी देखना नहीं चाहती। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है, वो जोर से चिल्लाई। सिकंदर अचानक गुस्से में आ गया। उसने हाथ में पकड़ा पिलास गाड़ी के फ्रंट शीशे पर मार दिया, जिससे शीशा बुरी तरह टूट गया। जानता हूं यह बात याद हो गई है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो इतने जोर से चिल्लाया कि वो उसकी आवाज के सामने कुछ भी बोल ना सकी और आंखें खोले हैरत से उसे देख रही थी, जो शायद जिंदगी में पहली बार इतने गुस्से में आया था। निकल जाओ यहां से। सिकंदर ने पास पड़ी कुछ पेचकस उठाकर उसकी तरफ जोर से फेंके और वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। चली जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना, वो हजियानी अंदाज में चिल्लाया। वो आंखें खोले सदमे और हैरत से उसका नया रूप देख रही थी। इस कदर जुनूनी वो पहली बार हुआ था। फिर उसने जोर से टूटे हुए शीशे को मुक्का मारा। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, खून की तेज धार बहने लगी और वो आंखें खोलकर उसे देख रही थी। बिना किसी हरकत के एक मुजस्सिमे की तरह अब वो रो रहा था, जोर जोर से। वो उसे रोते हुए पहली बार देख रही थी। क्या मर्द रोते भी हैं, वो भी सिकंदर फिरोज जैसा मजबूत मर्द। तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहती थी तो देख लो, मैं हो गया बर्बाद। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं हार गया तुमसे, वो रोते रोते चिल्ला रहा था और वो खड़ी उसे देखती रही। वो उसकी तरफ मुतवज्जे न था। फिर रोते रोते उसे खुद ही जैसे एहसास हुआ था, उसने हथेली से आंखें रगड़ी और ठंडी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसके दूसरे हाथ से मुसलसल खून बह रहा था। फिर उसने गाड़ी से एक पानी की बोतल निकाली और एक ही घोंट में सारा पानी पी गया। फिर जाकर वो पास रखी लकड़ी वाली मेज पर बैठ गया। वो अभी तक उसे हैरत से देख रही थी, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। बेंच पर बैठे बैठे उसे काफी वक्त हो गया, तो उसने खुद ही बोलना शुरू किया। मुझे याद है पहली बार जब अम्मी ने मुझे बताया इशरत तुम्हारी है, मैं तभी से तुम्हें अपनी मलकियत समझने लगा था।
मैं ये सोचने लगा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। बचपन का वो ऐद बड़े होकर भी नहीं भूल पाया। हमेशा से तुम्हें अपनी चीज समझा। लेकिन जब मैं अमेरिका से वापस लौटा तब तुम बिल्कुल बदल चुकी थी। तुम्हारी नजरों में रिश्तों के मतलब बदल चुके थे। तुम बगावत सीख चुकी थी। तुम्हें नफरत करना आ गया था। मैंने तब भी यही समझा कि तुम मेरी हो। उसकी आवाज आहिस्ता हो चुकी थी, भर्राई हुई। वो ऐसे बता रहा था जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। उसका मुंह नीचे की तरफ था और वो रो रहा था और वो बिना पलके झपकाए उसे सुन रही थी। तुम मेरी बातों को गलत समझने लग गई, मेरे गुस्से को नफरत समझने लग गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता था इशरत। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता था? तुमने मुझे आगा जान से मैच करना शुरू कर दिया था। तुम्हें लगता था मैं उनकी कार्बन कॉपी हूं और इसलिए तुमने मुझसे भी नफरत करना शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से रोक पाई। वो पहली बार अपनी मोहब्बत का इंकिशाफ कर रहा था। जिसे तुम मेरा छोटी सोच और पुराने ख्यालात समझती रही, वो मेरी मोहब्बत थी। अगर मैं तुमसे कहता दुपट्टा सर पर लो तो क्या गलत कहता था? मैं बस ये चाहता था तुम्हें मेरे अलावा कोई ना देखे। हर मर्द यही चाहता है। मैंने कौन सी अनोखी ख्वाहिश कर दी थी? वो रोते हुए कह रहा था और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं शायद बाकी मर्दों जैसा नहीं था। मुझे कभी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आया। मैं गुस्से वाला था, लेकिन मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था। तुम मेरी सोच को गलत कह सकती हो, मुझे पुराने ख्यालात का कह सकती हो, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। तुम्हें मेरे साथ इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए थी। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वो अब हिचकियों में रो रहा था और उसके लिए खड़े रहना मुश्किल होता जा रहा था। जितनी नफरत तुमने मुझसे की है, उतनी नफरत अगर किसी पत्थर से करती तो वो भी टूट जाता। देख लो, आज तुम्हारी बेवजह नफरत ने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। मुझे कितना कुछ खोना पड़ गया। तुमसे मोहब्बत करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटा था। मैं मानता हूं आगा जान थोड़े पुराने ख्यालात के थे, उनके कुछ उसूल गलत थे, लेकिन थोड़ा बहुत समझौता तुम्हें भी करना चाहिए था। तुम संजीदगी से सबसे बाहर निकल सकती थी, लेकिन तुम मुकाबलेबाजी पर उतर नहीं। तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारे इख्तलाफात आगा जान के साथ थे, फिर तुमने मुझे क्यों बर्बाद कर दिया? मैं शुरू दिन से जानता था तुम्हें घर के कैद खाने वाला माहौल नहीं पसंद, इसलिए तो शादी के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए यूके ले जाने वाला था, एक ऐसी दुनिया जहां तुम खुश रहो। मैंने तो पासपोर्ट भी बनवा लिया था, पर तुमसे ही सब्र ना हुआ। तुम मुझे इतना बुरा समझती थी कि मैं तुम्हें इतना बुरा लगता था। तुम क्या सोचती थी कि मैं तुम पे हाथ उठाऊंगा या दूसरे मर्दों की तरह तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? जिंदगी में सिर्फ एक बार मैंने तुम पे हाथ उठाया था, जब तुम्हारी वीडियो देखी थी। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तुम पे हाथ उठाने के बाद मैं सारी रात सो न सका और अगले दिन मैंने अपना हाथ ब्लेड से काट दिया। उसने कुछ सोचने की कोशिश की और उसे याद आया उस दिन वाला वाकया कि उसके हाथ पर एक पट्टी बंधी थी, जिसे वो ये समझी कि उसके साथ किसी की लड़ाई हुई हो। जब तुम्हें आगा जान ने तहखाने में बंद कर दिया था तो तुम्हें क्या लगता था कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा? कितनी मिन्नतें की मैंने उनसे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हुक्म से मुझे दबा दिया। जब तुम तहखाने में जाग रही थी तब कोई बाहर भी सो नहीं पाया था। कब हाथ में तेरा हाथ ना था, उसे याद आया। जब वो तहखाने में थी तो कोई साया रोजाना रात को उसे नजर आता, जिसे वो चौकीदार समझ रही थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वो कौन था। हर सच वो नहीं होता जो हम देखते या सुनते हैं, कुछ चीजों को समझना भी पड़ता है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें वो दर्द दे जाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे, और तुम मुझे वही दर्द देकर गई थी। तुमने निकाह से इनकार करते हुए यह भी ना सोचा कि इस निकाह के साथ मेरे कितने अरमान जुड़े हैं, कितने बरसों का इंतजार था, और तुमने तो यह भी ना सोचा कि तुम्हारे इनकार के बाद दुनिया के सामने कैसे सर उठा पाऊंगा। तुमने तो कुछ भी ना सोचा। तुम बस मुझे और आगा जान को हराना चाहती थी। वो बोलते बोलते कुछ पल के लिए खामोश हुआ, फिर टिश्यू निकालकर
आंखें साफ करने लगा। वो खामोशी से चलती हुई उसके पास बेंच की दूसरी तरफ कुछ फासले पर बैठ गई। उस रात के नए इंकशाफात ने उसे तोड़ दिया था। तुमने उस रात खुद पे गोली चलाते हुए यह भी ना सोचा कि वो गोली मेरे दिल पे लगी थी। तुम मुझे मार देती, मुझे दुख ना होता, लेकिन तुमने खुद को क्यों सजा दी? मैं जहां इतना सब बर्दाश्त कर रहा था, वो एक गोली भी बर्दाश्त कर लेता। मेरी जान छूट जाती तुम्हारी नफरत से। तुमने कहा था मैं बुज़दिल हूं इसलिए गोली नहीं चला सकता। मैं बुज़दिल नहीं था, वो मेरी मोहब्बत थी, और तुमने मेरी जिंदगी में मुझे जीते जी मार डाला। जब तुम मुझे हराने के लिए अपनी उम्र से दुगना बड़े आदमी से शादी करके आ गई, क्या तुमने सोचा उस दिन मुझ पर क्या कयामत गुजरी? मैं किन किन सड़कों पर रोता रहा, मैंने कितनी बार खुदकुशी की कोशिश की। उस दिन तुमने मुझे तोड़ दिया था, और तुम गलत थी। तुम खुद ही खुद सारे अंदाजे लगाती हो और अपने जहन में गलत फहमियां पालने लगती हो। तुम्हें आज भी लगता है शकील रहमान का एक्सीडेंट मैंने कराया था। तुम कितनी बदगुमान हो मुझसे। वो एक्सीडेंट आगा जान ने करवाया था, और तुमने उसका बदला भी मुझसे लिया। इलेक्शन से 2 दिन कबल मेरी वीडियो वायरल कर दी, लेकिन इलेक्शन हारना मेरी हार नहीं थी। मैं तो बहुत पहले सब कुछ हार चुका था। मेरी हार वो नहीं थी जब इलेक्शन हारा था, बल्कि मेरी हार वो थी जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तुमने हमेशा मेरे रवैये को याद रखा, कभी अपने रवैये पर गौर किया तुमने? शादी वाली रात तुमने अनम को घर से भगाया। तुमने भरी महफिल में निकाह की कबूलियत से इनकार कर दिया। तुमने मुझे दर्द देने के लिए खुद पर गोली चलाई। एक 60 साल के इंसान से शादी करके आ गई। इलेक्शन से 2 दिन कबल मेरी वीडियो वायरल कर दी। सच बताओ, क्या तुम्हारा रवैया नॉर्मल था? क्या तुम गलत नहीं थी इशरत? तुम अगर बहुत ज्यादा भी सोचो तब भी तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारने के अलावा मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, और यह बात तुम जानती हो। उसने सर उठाकर सिकंदर को देखा, और अब उसकी आंखें भीगी हुई थीं। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा वो आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं, और वो कैसे झूठ को सच मानकर जीती रही। अब वो कैसे नजरें मिला पाएगी उस शख्स से, और कैसे सामना करेगी खुद का। ये तुम्हारे और आगा जान की लड़ाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा सजा मुझे मिली। मैं तो ख्वाह मुख्वाह ही मारा गया तुम लोगों की नफरत में। आगा जान नफ्सियाती मरीज थे। उनके कुछ ख्यालात वाकई पुराने और दकियानूसी थे। उनके कुछ उसूल भी गलत थे। उन्हें हमेशा से हुक्मरानी करने की आदत रही थी, और अपनी यह आदत वो शहर में भी साथ ले आए थे, और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके और खुदकुशी कर ली। लेकिन हम सब इंसान हैं, और इंसानों की दुनिया में रहने के कुछ उसूल होते हैं, जीने के कुछ तरीके होते हैं, जिन्हें हम पिंजरा या कैद कहकर बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो उसूल हमें जीने की वजह देते हैं। और मेरी नज़रों में नॉर्मल तो तुम भी नहीं थी। छोटे से इख्तलाफात को अना का मसला बनाकर तुमने खुद को कहां लाकर खड़ा कर दिया। कितनों की जिंदगियां उलझा दी। क्या हो जाता अगर तुम थोड़ा सब्र या समझौता कर लेती? तुम उनको हराने की कोशिश करती रही, और वो तुम्हें, और आखिर में तुम दोनों ही हार गए। क्या तुमने देखा आखिरी बार उनका चेहरा? उनकी सारी नफरत दुनिया में ही रह गई। वो सब कुछ छोड़कर चले गए, और तुम्हारे हाथ क्या लगा? तुम भी तो इतनी खाली रह गई। कितना नुकसान कर दिया तुमने खुद का और हम सब का। नफरत के रास्ते में सिर्फ हार मिलती है। जीतने के लिए मोहब्बतों का सहारा लेना पड़ता है। वो बोल रहा था, और उसने जाने कब सुनते सुनते अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी, तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। तुम जानते थे मैं इतनी ज़हीन लड़की नहीं हूं जो आंखें देखकर मोहब्बत पहचान लूं। वो रोते रोते कह रही थी, और उसने सिकंदर का हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। इशरत, मोहब्बत का इजहार ढोल बजाकर नहीं किया जाता। बस मोहब्बत थी तो बस थी। अब मैं सबके सामने ऐलान नहीं कर सकता। तुम्हें खुद समझना चाहिए था। मेरी पूरी जिंदगी किताब की तरह है, जिस सफ़े को खोल कर देखो वहां सिर्फ तुम होगी। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की। उसने सिकंदर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वाकई मोहब्बत करने वाले ढोल नहीं बजाते। कुछ चीजों को समझना पड़ता है, हर बात कहने की नहीं होती। उसकी इतनी नफरत के बावजूद भी वो शख्स उससे मोहब्बत करने के लिए मजबूर था। उसके पास बैठे उस शख्स की हर बात सच में डूबी हुई थी,
और वो खुद को उसके सामने एक जर्रा भी महसूस नहीं कर रही थी। वो खुद को दुनिया की अहमक तरीन लड़की समझ रही थी। थोड़े से समझौते से सब कुछ बदल सकता था, जिंदगी कुछ और ही हो सकती थी और वो उस शख्स से नजरें मिलाने के काबिल रहती। वो खुद के वजूद को सिकंदर के सामने एक जर्रे के बराबर समझ रही थी। वो उससे माफी नहीं मांग सकती थी। वो जो कर चुकी थी वो माफी से कहीं बढ़ चुका था। उसने खामोशी से अपना सर उसके सीने पर रख दिया और वो उसकी धड़कनों को सुन सकती थी। उसने भी अपने बाजू में उसे भींच लिया। वो होश संभालते ही उस शख्स से नफरत करती आ रही थी। कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में बचपन से जिस इंसान को कत्ल करने की ख्वाहिश रही हो, एक रात ऐसी भी आएगी जब वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दिल के सामने बेबस हो चुकी होगी। आज उसके इस इजहार ने उसे तोड़ दिया। उसकी सारी नफरत तिनके की तरह बहती चली गई और वो सोचती रही, कभी कभी इंसान कुछ चेहरों को समझने में कितनी बड़ी गलती कर जाता है। सही कहा था उसने, मोहब्बत करने वाले ढोल लेकर नहीं घूमते जो सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहें हमें तुमसे मोहब्बत है। जो इजहार नहीं करते वो ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नफरत के इस रास्ते में सिर्फ हार मिलती है, जीतने के लिए मोहब्बतों का सहारा लेना पड़ता है।